कक्षा 10वीं के छात्रों का यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर होने वाला है। उसके लिए हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, मोस्ट सिलेक्टेड है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जिस विद्यार्थी ने कंप्लीट कर लिए आपको कई सारे क्वेश्चन इसमें से कल के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं ना। तो यहाँ पर देखेंगे छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आत्माभिव्यक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। तो ये छायावाद में प्रमुख 2 विशेषताएं इसकी ये कहीं जाएंगी है ना। तो इसका कंप्लीटली यहाँ पे आंसर दिया गया है। 2 अंक आपके इससे कंप्लीट हो जाते हैं ना। इसके बाद है आपका भक्ति काल के 2 कवियों के नाम, उनकी रचना सहित लिखिए है ना। तो कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, नानक देव जी हैं है ना, और अन्य कवि हैं उनके भी आप रख सकते हैं जो आपके याद रहे है ना। तो इनकी रचनाओं सहित इनके नाम यहाँ पे उत्तर के साथ दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जिस भी विद्यार्थी ने कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में करेगा है ना, क्योंकि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके सिलेबस पर आधारित हैं, तो बाहर से तो आएगा नहीं। यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको करके रखना है। छायावाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद द्वारना झरना, सुमित्रानंदन पंत उच्छ्वास, इस प्रकार से इनकी यहाँ पे रचनाएं रहेंगी। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है ना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आंसर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसके माध्यम से यहाँ पे गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जो है अभिव्यक्त करती हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, भी अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती हैं। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे पॉइंट सारे दिए गए हैं ना, याद रखिएगा। अवधि भाषा, आज के समय में अवधि भाषा जो है किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये कुछ यहाँ पे क्षेत्र हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर हो गया, फैज़ाबाद हो गया, बाराबंकी हो गया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर है ना। तो इस प्रकार से इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ आदि इन भागों में जो है कहाँ पे कानपुर, उन्नाव है ना, यहाँ पे अवधि भाषा जो है बोली जाती है। इनमें से आप 2-4 नाम याद रखिए, बस आपका आंसर कंप्लीट है। इसके बाद काव्य की परिभाषा लिखिए। तो काव्य की परिभाषा रहेगी वाक्यम रसात्मकम काव्यम है ना। ये यहाँ पे किसने दी है, जो है आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ पे रसात्मकम वाक्यम काव्यम की परिभाषा दी है, यानी कि रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। ये यहाँ पे इनकी परिभाषा है, याद रखेंगे। 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते जाइए और याद करते जाइए। और देखिए है ना, ग्रंथी सुमित्रानंद पंत पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त। एक और याद रख सकते हैं, सुदामा चरित नरोत्तम दास है ना, खंड काव्य है। इसके बाद रस के अंगों के नाम। तो रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं ना, ये याद रखिएगा। स्थायी भाव, विवाह, अनुभव, संचारी भाव है ना। इसके बाद चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए। तो चौपाई छंद रहेगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई है ना, ये रहेगा। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये, काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वायत्ता से अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो 2-2 मेघ बरसते में प्यासी की प्यासी है ना। देखिए बड़ा चढ़ा का वर्णन किया गया है, मेघ 2-2 बरस रहे हैं, लेकिन प्यासी की प्यासी क्या मतलब उन मेघों के बरसने का, यहाँ पे देखिए है ना, बड़ा चढ़ा कर वर्णन, अतिशयोक्ति हो गई है ना। इसके बाद है आपका हिंदी के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम, उनके रचनाकार शैली लिखिए। तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, साकेत मैथिली शरण गुप्त, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ये रहेगा आंसर है ना। आपको जानकारी टीच चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी के लिए लाते हैं ना। तो आपकी वार्षिक परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए यहाँ पे जुड़ जाइएगा। वात्सल्य रस की परिभाषा लिखिए। तो वहाँ वात्सल्य रस में क्या होता है, जहाँ पे बच्चों की आनंदमय क्रीड़ाओं का वर्णन होता है ना, आनंदमय लीलाओं का वर्णन होता है, किनकी, बच्चों की, बाल की। तो वहाँ पे क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है, स्नेह है ना, ये रहेगा वत्सल। इसके बाद देखेंगे महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर यहाँ पे इसी तरह से दिए गए हैं, यहाँ से दूसरा अंतर स्टार्ट होता है। महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत रहती है, जबकि खंड काव्य की कथा वस्तु सीमित रहती है। इसकी विस्तृत रहती है, इसकी सीमित रहती है। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं, खंड काव्य में पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, ये रहेगा। इसके बाद देखेंगे महाकाव्य में सभी रसों का समावेश होता है ना, क्योंकि ये बड़ा होता है, इसकी जो है विस्तृत रहती है इसकी कथा वस्तु, परंतु खंड काव्य में नहीं है ना, रसों का समावेश नहीं होता, कोई एक रस की प्रधानता हो सकती है। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं, परंतु खंड काव्य में सर्गों की संख्या कम रहती है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, परंतु खंड काव्य में एक ही छंद का यूज होता है। अन्य युक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखिए तो ये उदाहरण दिया गया है, माली आवत देकर कलियन करी प्रकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार है ना। परिभाषा देखेंगे,
जहाँ काव्य में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है, आंसर रहेगा। इसके बाद इसका उदाहरण भी ये कंप्लीट कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपका अलंकार आना ही है ना, अतिशयोक्ति अन्योक्ति में से। इसके बाद आत्मकथा और जीवनी में अंतर दिए गए हैं, तो ये रह गए 2 अंतर यहाँ पे हैं, 2 आगे दिए गए हैं ना, 2 ही अंतर दिए गए हैं जी कि 2 अंतर आपको करने थे, 2 ही कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद कहानी और उपन्यास में 2 अंतर कीजिए, तो कहानी और उपन्यास में अंतर कर लेंगे, 3 कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कहानी का जो कथा है संक्षिप्त है ना, संक्षिप्त एवं वैविध्य विहीन होती है, उपन्यास की कथा लंबी एवं वैविध्यपूर्ण होती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 18वें नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद को जो है हिंदी में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। किसे? प्रेमचंद्र को। इनके उपन्यास जो हैं कमलभूमि, गोदान, गबन गोदान, ये हैं इनके प्रमुख उपन्यास। इसके बाद वास्तविक छंदों अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है ना, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति हम किसे कह सकते हैं? तो उसी को कह सकते हैं जो कि नए तथ्य का दर्शन करता हो, अर्थात जैसे अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज़ का आविष्कार किया हो, है ना, जिस व्यक्ति ने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज़ का आविष्कार किया हो, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहलाने के योग्य है। इसके बाद है आपका संधि किसे कहते हैं? संधि के भेद लिखिए। जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस देखते जाइए और याद कर लीजिए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में इसी में से मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे जब 2 ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं तब वहाँ संधि होती है ना, यानी कि जब 2 ध्वनियाँ मिलती हैं संधि का निर्माण होता है ना। विद्या मिली, आलय मिला, विद्यालय बन गया, रमा ईश मिला, रमेश बन गया, तो ये रहेगा। इसके बाद 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए संधि के प्रमुख प्रकार होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रकार ऊपर से याद रखेंगे। 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, है ना, संधि। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए, तो ये जरूर से याद होना चाहिए क्योंकि आना ही है। यहाँ पे लोकोक्ति के पॉइंट लिखे हुए हैं 3 और नीचे 3 मुहावरे के, है ना। लोकोक्ति एक वाक्य है, मुहावरा एक क्या है? वाक्यांश है। इसमें व्यंजन की प्रधानता होती है, इसमें क्या होता है? इसमें लक्षण की प्रधानता होती है ना, इसमें लक्षण की प्रधानता होती है। इसमें इनका प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है, इनका प्रयोग भाषा में सजीवता व चमत्कार लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद है 22वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आँख का तारा होना, आग में घी डालना, गागर में सागर भरना। देखिए आना ही है आपका, है ना। आपको 2 मुहावरे दे देंगे कोई कि इन मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आपको जरूर से याद होने चाहिए। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आँख के तारे थे, ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद आग में घी डालना, क्रोध को अधिक भड़काना, इसका हो जाएगा वाक्य। कुछ महिला आग में घी डालने का काम बखूबी से कर लेती हैं। इसके बाद गागर में सागर भरना, बिहारी जी ने जो है अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना, है ना। तूती बोलना, पर्याप्त भाव होना, आजकल संसार में भारत की तूती बोल रही है, बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कर लिखे, तो जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे ये प्रश्नवाचक बनाना है, ये निषेधवाचक या आज्ञावाचक, इन तीनों को चेंज करना है हमें, है ना। तो देखेंगे मैं कल भोपाल जाऊँगी, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, क्या मैं कल भोपाल जाऊँगी, है ना, ये पूछ रही है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर इसे प्रश्नवाचक बनाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देख सकते हैं ये आपका विद्यालय नहीं है, इसे निषेधवाचक बनाना था, यह है आपका विद्यालय है, इसका निषेध बोले तो नहीं, है ना, तो नहीं आप जोड़ देंगे, निषेध बन जाएगा। इसके बाद है आपका राम घर जाता है, आज्ञावाचक, राम घर अवश्य जाता है, ये आपका आज्ञावाचक रहेगा। इसके बाद है आपका भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शशकना क्यों भूल जाता है ना, तो छोटा बच्चा हो तो उसके साथ ही अगर आ जाएँ तो उनके सामने हर कोई शांत हो जाता है ना। बाल सुलभ प्रकृति होती है कि भी अपनी पसंदीदा वस्तुओं एवं रुचिगत क्रियाकलापों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। यहाँ कारण यह है कि सामान्य व्यक्ति रोते बिलखते सुबकते उन्हें बालकों को चुप कराने के लिए उनकी पसंद की वस्तुएं या खेल दिखाते हैं, ये रहेगा आंसर। इसके बाद देखते हैं बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, तो रो करके भी अभिव्यक्त करते हैं, है ना। तो कुछ ये पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं 4-5, इनको याद रखेंगे, 4 दिए गए हैं, याद रखिएगा। माँ के हाथ से खाना खाकर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं ना। आवृत्त गद्यांश में कौन सा करना है, ये वाला मैंने आपको बता दिया है, कर लीजिएगा। इनके आसपास के और भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वही तो नहीं आता है, नया ही आता है हर बार, है ना। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक समर्पण आपको आसानी से आ जाएंगे, उसी में लिखा होता है आंसर। शीर्षक आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे क्योंकि आपको उसे पढ़ करके समझना होता है। इसका सारांश रहेगा, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है, तो इसी में से लिखना होता है ना। जो ऋण होता है अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, आपको इतना पता होगा, है ना। अनुच्छेद लेखन में आप क्या क्या करेंगे, तो मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये पूछा गया आपसे, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जो भी आपको आए, है ना, जो भी आपको करना है।
तो इस प्रकार से आप इसका कम्प्लीटली आंसर दे सकते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना। तो दोस्तों आज हम दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर निबंध जानेंगे। निबंध बोले तो भाव पल्लवन या अनुच्छेद लेखन, है ना। तो इस लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है कि दूर बजते हुए ढोल की आवाज़ सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन नज़दीक पहुंचने पर वही सुहावनापन गायब हो जाता है और वो हमें कर्कश ध्वनि लगने लगती है। तो ये इसका कुछ यहाँ पे आंसर दिया गया है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं कि संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन या सूचना लेखन। किस प्रकार से लिखेंगे? तो दो मित्रों के बीच संवाद लेखन तैयार करना है आपको परीक्षा की तैयारी के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हैं। ये रहेगा दो मित्रों के बीच परीक्षा संवाद को लेकर के जो है संवाद है, परीक्षा की तैयारी को लेकर के जो संवाद है दो मित्रों का, वो इस प्रकार से रहेगा, है ना। यहाँ पे दिया ही गया है, तो इसे कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं भावार्थ या व्याख्या। तो उधो तुम हो अति बड़भागी, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है ना। भावार्थ दिया गया है, इसका भावार्थ दिया गया है ना। प्रसंग आप देखेंगे, संदर्भ भी यहाँ पे अट नहीं रही है, इसका भावार्थ दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे आपको इनको अच्छी तरीके से देख लेना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अगला सब्जेक्ट जो है उसके लिए हम इसी प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जल्दी से दे सकें। तो सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।